हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। परफेक्ट लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल एक लर्निंग चैनल है। दोस्तों, ये चैनल किसी विषय पर इन डेप्थ लर्निंग का प्रोसेस है। हर एक विषय पर एक इन डेप्थ लर्निंग इसमें करवाई जाती है, जिससे हमारी सोच 360 डायमेंशन पर विचार कर सके और अपने मौलिक विचार विकसित कर सके। किसी भी विषय पर ब्रेन को इस तरह से ट्यून करने की कोशिश इसमें की जाती है ताकि आप उस विषय के सभी आयामों पर समग्र दृष्टि से विचार कर सकें और अपनी एक मौलिक ऑथेंटिक सोच विकसित कर सकें। फ्रेंड्स, इस लर्निंग चैनल में यूनिक टेक्निक्स का प्रयोग किया गया है। उस तरह से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है ताकि हमारे ब्रेन के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर वो विषय की एक पकड़ मजबूत हो सके और एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिमाग का तरीका सोचने का विकसित हो सके ताकि हम किसी भी विषय पर, जब भी कोई विषय हमारे सामने आए, हम उस पर इन डेप्थ सोच सकें, अपनी मौलिक सोच विकसित कर सकें, उसके सभी 360 डिग्री आयामों पर विचार कर सकें। अपनी एक मौलिक सोच विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर की जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, एसएसबी हो या अन्य कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, सभी एजेंसीज अपने रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है उसको एनालिटिकल की तरफ ले जा रही है। अब इंफॉर्मेशन का जमाना नहीं है, इंफॉर्मेशन सभी जगह अवेलेबल है, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर चले जाइए, बुक्स, कहीं पर भी अब इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ए इशू। इसलिए इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। फ्रेंड्स, अब जो एग्ज़ाम्स होने होंगे उन सब में चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे डिस्क्रिप्टिव हो तो बहुत ज़्यादा उसमें एनालिटिकल की आवश्यकता होती है, लेकिन एमसीक्यू होंगे तब भी इतने एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन तब तक परफेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी भी विषय पर इन डेप्थ एनालिटिकल आपका दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा, तब तक आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस एक दो होंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब एनालिटिकल बेस्ड होंगे। इसमें एनालिसिस होगा, जिसमें आपकी सोच परिलक्षित होगी, वो बहुत ज़रूरी होगा। तो जितनी भी कोचिंग क्लासेज और सब चल रही हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम हर एक विषय पर आपका इतना इन डेप्थ लर्निंग आपकी करवाएंगे, आपके दिमाग को इस तरह से ट्यून्ड करेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से सोचने ही लग जाएगा कि जब भी कोई विषय हमारे सामने उपस्थित होगा, हम उस विषय पर चारों तरफ की जो 360 डिग्री आयाम मुँह पर हम विचार करने में सक्षम हो जाएंगे और हम उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप अपने आप को एक जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी उसकी जो डिमांड है कि हम जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे वो बहुत ही एनालिटिकल होना चाहिए, उसका दिमाग सोचने का तरीका एक विकसित होना चाहिए, तो वो जो बात है वो हम इस चैनल के माध्यम से आप भली भांति उसको पूर्ण कर पाएंगे और अपनी योग्यता को एग्ज़ाम में सिद्ध कर पाएंगे। तो ये एटीट्यूडनल चेंज करने का प्रोसेस है। ये चैनल है जिसमें एटीट्यूडनल आपके चेंजेस आपके दिमाग में होंगे और आप हर एक विषय पर बहुत जितने भी आयाम हैं 360 डिग्री आयामों से विचार करके अपनी एक मौलिक एनालिटिकल सोच विकसित कर सकने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर पुश कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जितने भी हमारे इस तरह के वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ये चैनल एक रिसर्च बेस्ड चैनल है, जहाँ जो भी सामग्री प्रकाशित पब्लिश की जाएगी वो पीसीएस के जितने भी पीसीएस हैं उनके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर ले समस्त विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विषय किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हों, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियन हैं, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आज हम इस जो हमारी पहली जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम हमारे लॉजिकल एटीट्यूड को बहुत जल्दी बहुत विकसित कर सकेंगे। और अर्थशास्त्र में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश लेटेस्ट किया गया है, उस सर्वे का हम एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जितने भी और चैनल हैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी गैदर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप अगर फाइनेंस की मिनिस्ट्री की साइट पे जाएंगे, वहाँ पूरा सर्वे डाउनलोड कर लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, उसका एनालिटिकल विश्लेषण, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, एनालिटिकल सोच विकसित करना, उसका एनालिसिस करना, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम उस सर्वे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे उसका, और हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम कि भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर है, जिसके बारे में बहुत डिबेटेबल इशू बना हुआ है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है, निरंतर गिर रही है। तो हम सर्वे का प्रारंभ करेंगे कि आर्थिक वृद्धि दर के कौन से डेटा दिए हैं, उनका क्या ट्रेंड उन्होंने बताया है, उस ट्रेंड का कारण क्या है, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इंटरवेंशन करके हम उस हमारी आर्थिक वृद्धि दर को ठीक कर सकते हैं। चूँकि आर्थिक वृद्धि दर का ये विषय होगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी सर्वे की हम जो सीरीज़ हम अब प्रारंभ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे टेक्निकल उसमें वर्ड्स आएंगे, और जब टेक्निकल वर्ड्स आएंगे तो जब तक आप उसकी टेक्निकल कंसेप्ट को, उसकी वर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक आप उस एनालिसिस को समझ नहीं सकते। तो हमारा ये प्रयास है कि जब हम पहले इकोनॉमिक्स जो सर्वे की सीरीज प्रारंभ करेंगे तो जो वीडियो देंगे उससे पहले एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम उन सब टेक्निकल वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अगले वीडियो में हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। तो चूंकि अगला जो इकोनॉमिक्स सर्वे का जो पहला जो हम वीडियो डालेंगे वो वृद्धि दर से संबंधित होगा, तो उससे पहले हम ये पहला वीडियो डाल रहे हैं कि ताकि वृद्धि दर क्या है उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि दर क्या है। फ्रेंड्स, हमने बहुत सुना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% से गिरकर 5% हो गई है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इतनी गिर रही है, ये है। लेकिन आखिर प्रश्न ये है कि आर्थिक वृद्धि दर होती क्या है? 8% से गिरकर 5% हो गई, आखिर क्या आर्थिक वृद्धि दर क्या गिर गया, किस दर से गिर गया? तो वृद्धि दर किस चीज़ की वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स जो सर्वे आया है उसका एक वास्तविक उदाहरण लेंगे, और जो तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं भारत की आर्थिक वृद्धि दर का विश्लेषण, ये विश्लेषण हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी सीरीज का पहला वीडियो होगा, जो हम अगला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा करने के लिए वृद्धि दर को समझने के लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए हम ये पहला वीडियो वृद्धि दर पर हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन है कि एक वर्ष में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आर्थिक वृद्धि दर इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यहाँ 3 बातें आई। पहली एक वर्ष, दूसरा आया सकल घरेलू उत्पाद, और तीसरा आया प्रतिशत परिवर्तन। तो सबसे पहले देखिए एक वर्ष से क्या मतलब? एक वर्ष से मतलब है एक वित्तीय वर्ष। हर एक देश का एक वित्तीय वर्ष होता है,
एक डिफाइंड वित्तीय वर्ष होता है, हर एक देश का होता है। कुछ देशों का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। भारत की बात करें तो भारत का यह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो भारत के संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की हम बात कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या है इसको देखने का प्रयास करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग क्या होता है, जीडीपी होता है। और इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है वही उसकी आर्थिक वृद्धि दर उस देश की होगी। तो जीडीपी में क्या कह रहे हैं हम, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वित्तीय वर्ष में, अगर भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि हो गई। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा का हर एक देश की एक भौगोलिक सीमा होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है जहाँ उसकी अधिकारिता होती है। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, इस क्षेत्र में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जितनी भी उत्पादित हुई हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, उन सब का अगर टोटल कर लें तो वो उस हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद उस वर्ष का होगा। राइट, यहाँ समझ में आई कि एक भौगोलिक सीमा आ गई, यानी कि देश की एक भौगोलिक सीमाओं में जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उन सब का, और एक निश्चित अवधि यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको अगर हम टोटल कर दें तो वो हमारी देश की जीडीपी होगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक आया है वर्ड अंतिम वस्तुओं, यहाँ इसको समझने की ज़रूरत है। अंतिम वस्तुओं का क्या मतलब? अंतिम वस्तुओं का मतलब है कि जो डायरेक्टली कंजम्पशन में काम आ रही हैं उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को हम शामिल करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। इसको समझते हैं, उदाहरण से समझिए एक रेफ्रिजरेटर है, ये अंतिम वस्तु है, हमारे कंजम्पशन में डायरेक्टली इस्तेमाल होती है। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत जो जिस निर्माता ने निर्धारित कर दी, सपोज 10,000 रुपये निर्धारित कर दी, तो 10,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर, तो 10,000 रुपये उसमें जीडीपी में शामिल हो गए। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर बना है उसमें लोहा भी लगा है, उसमें एक मशीनें भी लगी हुई हैं, उसमें मोटर भी लगी हुई है, प्लास्टिक का सामान भी लगा है। उनका जो भी मूल्य है, मशीन का जो मूल्य, किसी ने लोहा बनाया होगा, किसी ने प्लास्टिक बनाया होगा, वहाँ से वो लाया होगा, उसको असेंबल किया होगा, मशीन मोटर कहीं से लाया होगा, फिर उसको असेंबल किया होगा, तो उनका जो मूल्य है वो मूल्य इसमें, वो मूल्य जो है, जो वस्तुएं हैं वो सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंजम्पशन में काम नहीं आती, वो किसी के प्रोडक्शन में काम आ रही हैं। तो उनका जो मूल्य है वो हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है, जो जिस निर्माता ने रेफ्रिजरेटर का मूल्य 10,000 रुपये निर्धारित किया है, उसने उसका जो भी खर्चा आया, उसको जो लोहा खरीदा उसने, वो प्लास्टिक खरीदा वो, उसने मशीनें जो खरीदी वो, उन सब का मूल्य उसमें शामिल पहले ही कर लिया है। उस शामिल करके ही उसने अंतिम रूप से वस्तु रेफ्रिजरेटर का मूल्य निर्धारित किया है। तो अगर हम जो लोहे का या जितना भी उत्पादन हुआ है लोहे का या मशीन का, उन सब का भी मूल्य अगर हम और जोड़ दें तो वो डबल हो जाएगा, तो दोहरी गणना हो जाएगी, डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही मूल्य इसमें शामिल करते हैं। राइट, समझ में आ गई बात? तो एक देश में भौगोलिक सीमा समझ में आ गया, वित्तीय वर्ष समझ में आ गया, और अंतिम वस्तुओं और सेवाएं जो हैं उनका जो मूल्य है उन सब का टोटल है वो उस देश की जीडीपी हो गई। और इस जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में कितना परिवर्तन हो गया है, उसको प्रतिशत परिवर्तन अगर निकाल लें तो वो ग्रोथ रेट हो गई। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब घरेलू सीमा में जब उत्पादन हो रहा है तो घरेलू सीमाओं में 2 तरह के लोग उत्पादन कर रहे होंगे। एक भारत में की बात करें तो भारत के जो भारतीय हैं वो कर रहे होंगे, दूसरा भारत में कुछ विदेशी लोग भी, कंपनियां आई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। तो विदेशी कंपनियां भी यहाँ हमारे देश की धरती पर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उनका जो उत्पादन है वो जीडीपी में शामिल होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? भौगोलिक सीमाओं में। भौगोलिक सीमाओं में चाहे देशी
व्यक्ति काम कर रहा हो, चाहे कोई विदेशी काम कर रहा हो, जो भी काम कर रहा है, जो भी उत्पादन उस भौगोलिक सीमा में हो रहा है, चाहे कोई भी करे, वो सब का सब उसकी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। दूसरी बात, कुछ भारतीय हैं जो विदेश में जाके काम कर रहे हैं, जैसे कोई भारतीय इंग्लैंड में जाके किसी ने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, तो उस भारतीय द्वारा इंग्लैंड में जितना भी उत्पादन किया गया है, क्या वो जीडीपी में शामिल होगा भारत की? नहीं होगा, वो इंग्लैंड की जीडीपी में शामिल होगा। भारत की जीडीपी में सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं में जितना उत्पादन हुआ है वही शामिल होगा, दूसरा शामिल नहीं होगा। तो भारत की सीमाओं में चाहे विदेशी हो, विदेशी हो, कुछ भी हो, जो भी उत्पादन हो रहा है एक वित्तीय वर्ष में, उन सब का योग जीडीपी होगा, राइट। और इस जीडीपी में परिवर्तन देख लें पिछले वर्ष से, तो वो आर्थिक वृद्धि दर हो जाती है। अब है कि हम जीडीपी को कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, तो उसकी क्या करते हैं हम, वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उनको उसके मूल्य से गुणा करते हैं। कैसे? सब देख, सपोज कीजिए 1000 हमने साइकिलें उत्पादन की, तो 1000 साइकिल उत्पादन की, 10,000 मोटरसाइकिल की, 1 लाख कारें की, 50,000 हमने बेड बना लिए। तो इनको टोटल कैसे करेंगे, इनका कैसे आकलन करेंगे? इनका आकलन हम करेंगे कि उनकी जो कीमतें हैं उनसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 1000 हमने साइकिल बनाई, तो 1000 साइकिल मल्टीप्लाइड बाई उसके मूल्य कितना है, सपोज करो उसका मूल्य एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपये है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1500। सब 1 लाख हमने बाइक बनाई, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई उसकी प्राइस है 50,000 रुपये, सपोज एक बाइक की, तो मल्टीप्लाइड 50,000। ऐसे जो कारें बनाई, 10,000 कार बनाई, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई एक कार की कीमत 10 लाख रुपये है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 लैक्स। तो ये जो इन सब मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब मल्टीप्लाई जितना भी वैल्यू आई उन सबको जोड़ देंगे, तो सारा किस में आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। तो जीडीपी किस में मापा जाएगा, रुपीज़ में मापा जाएगा। तो हमारे रुपीज़ में जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जो हमने जीडीपी जो हमारा आया वो प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, किसका? एक नंबर्स ऑफ गुड्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइसेस। नंबर ऑफ गुड्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइसेस इज इक्वल्स टू टोटल, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, इसको हम टोटल कर रहे हैं, ये जीडीपी आ रहा है हमारा। तो जीडीपी दो कारणों से बढ़ सकता है, एक नंबर ऑफ गुड्स बढ़ जाएं तो जीडीपी बढ़ सकता है, नंबर 2 प्राइसेस बढ़ जाएं तो भी जीडीपी बढ़ सकता है। तो क्या दोनों ही स्थितियों में बढ़ा हुआ जीडीपी हमारे लिए उपयोगी है? नहीं। केवल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा है, उनके नंबर्स ऑफ गुड्स बढ़ने के कारण ही अगर जीडीपी बढ़ता है तो ही वो हमारी जीडीपी में योगदान दे रहा है, एक जीडीपी के सकारात्मक या पॉजिटिव जीडीपी या रियल सेंस में हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन अगर कीमतें बढ़ जाएं, ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स वो तो हो जाए कम, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ जाएं, तो कीमत इतनी बढ़ जाए कि वो जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा आ जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जीडीपी प्राइसेस के कारण जीडीपी बढ़ा है तो क्या ये देश की आर्थिक वृद्धि को दिखा रहा है? नहीं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का तो प्रोडक्शन घट गया है, बल्कि कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये हमारी जीडीपी के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। तो फिर हम ये एक समस्या हो गई। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आधार वर्ष का निर्धारण करते हैं। आधार वर्ष का मतलब हम एक वर्ष को ही ले लेते हैं कि हम तुलना जो करेंगे पिछले वर्ष से, वो हम तुलना इस वर्ष की वस्तुओं की कीमतों के आधार पर करेंगे, ताकि कीमत समान रहेगी तो जो भी अंतर आएगा वो वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के कारण ही आएगा। तो भारत का भी आधार वर्ष क्या है, 2011। तो अब समझिए कि 2011 की कीमतें कहाँ किसकी लेंगे, अब हम 2011 की। अब इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए 2019-20 की हमको आर्थिक वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2019-20 में जितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हुई वो लिख लेंगे, उनके नंबर्स इतने इतने इतने, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2011 की कीमतों से। कौन सी कीमत, 2011 की जो भी प्राइसेस हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्रोडक्ट और उसको टोटल कर देंगे।
तो वो उस वर्ष का जीडीपी आ गया। फिर हम 2018 की जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई उनको लिख लेंगे नंबर्स, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसकी कीमतों से, 2011 की कीमतों से। तो 2011 की कीमतें वहाँ पर भी लिख ली, फिर उसका मल्टीप्लाई किया और टोटल कर दिया, तो 2018 का जीडीपी आ गया। अब दोनों जीडीपी की हमने तुलना कर ली, 2019 में इतना जीडीपी था, 2018 में इतना था, बढ़ा या घटा ये सामने आ जाएगा, क्योंकि जो भी घटा और बढ़ा है वो सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के कारण ही बढ़ा है। प्राइसेस का इफेक्ट हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, क्योंकि प्राइसेस हमने एक ही ली हैं, 2011 की ही प्राइसेस ली हैं हम 2018 के लिए भी और 2019 के लिए भी, इसलिए कीमतों में बढ़ाव घटाव इसका कोई मतलब नहीं रहा है। तो 2011 की कीमतों के आधार पर जब हम गणना कर रहे हैं, आधार वर्ष के आधार पर, तो जो भी जीडीपी आया वो एक्चुअल वास्तविक जीडीपी हमारा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों की जो जीडीपी आई उसको आपस में माइनस कर देंगे, तो कितना वृद्धि आई जीडीपी में वो पता लग जाएगा, और प्रतिशत करना है इसमें, तो डिवाइडेड बाई 2018 की जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि ये एक प्रतिशत परिवर्तन आया कि हमारी जीडीपी इतने प्रतिशत से वृद्धि कर रही है। तो ये क्या बताती है, जीडीपी वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को बता रही है। क्या बता रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही है, किस गति से वो आगे बढ़ रही है, ये बता रही है। इसको एक वास्तविक उदाहरण से जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक उदाहरण है जो 2000 हमारा जो सर्वे, लेटेस्ट सर्वे आया है 19-20 का, उससे ये एक्चुअल एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारतवर्ष में 2019-20 में स्थिर आधार कीमत पर, स्थिर आधार कीमत यानी 2011 की कीमत पर GVA 136.4 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ GVA दिया गया, GVA एक नया कॉन्सेप्ट अभी 2 सालों से इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जीडीपी के जगह पर, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज आप इसको जीडीपी समझिए, ये मोर और लेस जीडीपी है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जीडीपी है ये 136.4 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2018-19 में यह है मूल्य किस पर, ये भी स्थिर आधार कीमत यानी कि 2011 की कीमत पर ही 2018-19 का दिया हुआ है, और यह है 129.1 लाख करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा फॉन्ट का कोई प्रॉब्लम है, उसको आप छोड़ दीजिए, नीचे वाला समझिए। तो हम क्या करेंगे, वृद्धि दर कैसे निकालेंगे कि 2019-20 में स्थिर आधार कीमत पर यानी कि 2011 की कीमतों पर मूल्य हमारा कितना है, 135.4 माइनस 129.1 लाख 2018-19 का है, उसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2018-19 का 129.1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ गया 4.9%, यानी कि 4.9% की दर से हमारी अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में आगे बढ़ी है। यानी कि पिछले वर्ष 2018-19 में जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई उसकी तुलना में 4.9% ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं 2019-20 में। 2018-19 में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का हमने उत्पादन किया उसकी तुलना में हमने 2019-20 में 4.9% ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो 4.9% की दर से आगे की ओर बढ़ रही है, राइट। तो हमें क्या समझ में आया कि आर्थिक वृद्धि दर जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि उसकी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, यानी कि नट सेल में कहें कि एक देश की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं वो किस गति से, किस वृद्धि से आगे कितनी बढ़ी हैं, पिछले वर्ष की तुलना में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वही आर्थिक वृद्धि है। किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर का मतलब उस देश की अंतिम उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई है, वही उस देश की आर्थिक वृद्धि है, राइट। ये बहुत ही नट सेल में हमारे समझ में बात आ गई कि हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि होती है वही उस देश की आर्थिक वृद्धि होती है, राइट। फ्रेंड्स, ये थी आर्थिक वृद्धि के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट, और इस पर आधारित हम अब बात करेंगे अगले हमारे वीडियो में कि देश की जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें जो वृद्धि दर है वो लगातार गिर रही है, तो वो क्या कारण है कि वो लगातार गिर रही है। जो हमारा जो अगला जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा इकोनॉमिक सर्वे
पे जो डेटा उपलब्ध कराए गए हैं, आर्थिक वृद्धि दर का जो ट्रेंड बताया गया है, जो उसके कारण बताए गए हैं, उन सब का विश्लेषण करते हुए उसका एनालिटिकल विश्लेषण करते हुए हम बात करेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निरंतर गिर रही है, उसके कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां हम इंटरवेंशन करके हम आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ा सकते हैं। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।